बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को मैं नमन करता हूँ। महात्मा फुले, संत सावंत हमारे जी, भारत के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर, उन सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। संगोला के इस कार्यक्रम में उपस्थित संसद में मेरे सहयोगी और मित्र, और पहली बार मुझे एक बार मैं सतारा के फूड प्रोसेसिंग प्लांट को देखने गया था, तो पहली बार बैठ भी थी। मुझे नहीं मालूम था कि उनकी लोकसभा में जाने का मौका मिलेगा। ऐसे माननीय सांसद रणजीत सिंह जी निवारकर जी, इस क्लस्टर के प्रभारी मेरे सहयोगी माननीय प्रशांत जी पंचायत, प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय मध्य प्रदेश पाटिल जी, लोकसभा समन्वयक सामान्य राजकुमार पाटिल जी, ये आवाज कमी रहता बाद में, इसको थोड़ा भी कमी रखो। माननीय केतन सिंह जी केदार, आनंद जिलाध्यक्ष, माननीय जय सिंह जी नमस्ते पाटिल साहब, माननीय जय कुमार सिंह जी लोकसभा संयोजक, माननीय मधुरन कावले जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, माननीय मोहन जी अध्यक्ष, अनूप सर जी, माननीय अतुल पवार जी, माननीय जाटकर जी, मंच में और भी लोग बैठे हैं, उनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष, सामने बैठे लोगों से लगभग बातें में बात करती है पूरी कर दी। आने वाला समय लोकसभा के मतदान का समय, और ये जो लोग बैठे हैं ये वो लोग हैं जिनको विजय तय करते हैं। आपने इतिहास रचा है और आपने ऐसा परिणाम दिया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को बदला दिया। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन साथ में फर्क भी आपको देता हूं कि जो नामचीन लोग राजनीति करते थे, लेकिन क्या उस समय इतना विकास था? जो बड़े नाम थे राजनीति, उनने क्या परिवारवाद के अलावा किसी और को पनपने थे? जिनके प्रति आपका सबका सम्मान था, लोगों की आस थी कि वास्तव में ये बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं था। लेकिन आज की स्थिति में अगर आज मैं आपसे संवाद करने के लिए आया हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो सिर्फ यही कहने के लिए आया हूं कि हम भाग्यशाली लोग, हमारा नेतृत्व प्रखर और इतना यशस्वी है कि आज भारत माता गौरवान्वित हो गई। जरा सी आवाज को कम करो, कौन है इसका काम करो ना आज है। और इसलिए मैं आपसे सिर्फ विनती ये करता हूं कि एक अनुभव आपने किया है 5%। आपने लोकसभा क्षेत्र माणा का रिकॉर्ड रखा करने की, एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां 100% परिवारों को बिजली पहुंच गई है। इसका इतिहास रिकॉर्ड है। मैं जल जीवन मिशन का भी मंत्री भारत सरकार का था। जब मैंने आज आपका पूछा, ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण भी है कि जब कभी राजनीति में सवाल और जवाब होते हैं तो आपको कहने की लिए ये आंकड़ा बहुत,
2019 में जब जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया, जब दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, तो जीतने के बाद सबसे पहले जल जीवन मिशन की घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से, और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि 2024 तक देश के हर परिवार को शुद्ध पानी पेयजल पाइपलाइन के द्वारा उपलब्ध होगा। जब जानते हैं कि महाराष्ट्र में उस समय कितने परिवारों में पानी, 33.6% परिवारों के पास ग्रामीण क्षेत्र में पाइपलाइन से पानी। ये देश में सबसे अच्छी स्थिति थी महाराष्ट्र। बाकी जितने भी राज्य थे वो 10 आधे से ज्यादा राज्य, वहां 10% लोगों के पास भी ग्रामीण क्षेत्र में पानी नहीं था। लेकिन आपके यहाँ पर क्या, उस समय माड़ा जैसे जगह पर 33% लोगों के पास पानी था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, अगर आप होकर नौकरी खोलकर देखिए भारत सरकार का, माड़ा लोकसभा में 97% परिवारों को पानी। लेकिन महाराष्ट्र का औसत क्या है? महाराष्ट्र का औसत है 76.2%। आप राज्य के औसत से आगे पहुंच गए। भारत सरकार का औसत है 76.5%, थोड़ा राज्य से ज्यादा है, लेकिन आपका औसत उससे भी ज्यादा है। इसलिए तो मैं प्रधानमंत्री को भी बधाई दूंगा और आपके सांसद को भी बधाई दूंगा। मुझे लगता है कि ये चीजें हमें टिप्स पर होनी चाहिए। किसी दूरांचल के किसी परिवार के पास में परिवार में पाइप से लाइन से पानी पहुंच जाए, उसकी खुशी का अंदाजा शहर में बैठा हुआ व्यक्ति की तरह, जिसके पास वो पीने के पानी का संकट होता है, उसके दरवाजे पर पाइपलाइन से पानी पहुंचे। ये गरीब का दर्द जानने वाला कोई व्यक्ति अगर देश में है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मित्रों, कई बार सिर्फ सफलताओं की बातें करते हैं, सब सफलताओं के आंकड़े नहीं बता रहे। आप मोदी जी के एक और प्रयोग को देखिए, जितनी भी योजनाएं मोदी चलाते हैं वो सबके पीछे मातृशक्ति का सशक्तिकरण है। हम कई बार सोचते हैं कि शौचालय मिल गया मतलब कुछ पैसा मिल जाएगा, शौचालय मिल गया। मित्रों, शौचालय जिस परिवार में होता है उसी दिन उस परिवार की महिलाओं का सम्मान अचानक बढ़ जाता है। हम भूलना नहीं चाहिए। यदि गैस कनेक्शन किसी परिवार में पहली बार पहुंचता है तो धुएं से आकर टूटना या उनको कमजोर होने का एक रास्ता बंद हो जाता है। अगर जल जीवन मिशन का पानी परिवार में पहुंचता है तो पानी लाने वाला कौन? कभी हमने इस नजरिए से देखा नहीं। मोदी जी की योजना चाहे प्रधानमंत्री आवास से लेकर जल जीवन मिशन तक तो महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ता हुआ एक कदम। मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री था, उसका उदाहरण निकाल करके दे रहे थे। मैं उसे दूसरा प्रधानमंत्री के बजट में घोषित हुआ था कि इस देश में 24 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं फूड प्रोसेसिंग। कोई पापड़ बनाता है, कोई अचार बनाता होगा, कोई कुछ बनाता होगा, जो देसी परिवार में चीजें बनाते हैं, ये संख्या 24 लाख से ज्यादा। उन्होंने कहा कि इनमें से 2 लाख ऐसे समूह छाटो जिनको पैसा भी दी जाए, तकनीक भी दी जाए। उन्होंने कहा कि 5 साल के भीतर ये 10,000 करोड़ रुपए बांटने हैं, जो प्रधानमंत्री का सोच था। और आज उसका परिणाम देखिए, लखपति दीदी बनने का अभियान जिस गति के साथ चल रहा है, किसी ने अंदाजा नहीं किया होगा कि गांव की ये महिलाएं 10-20 महिलाएं मिलकर अपने इस कारोबार को इतनी ऊंचाइयां दे सकती हैं। इसकी कल्पना कभी इसके पहले देश में लोगों ने नहीं की। ये बात आपको स्वीकार। प्रधानमंत्री ने तीसरी बात देखो, यदि जब हम 11वें पायदान पर थे, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर पर थी। अब 10 साल पूरे होने को 5वां स्थान तो हमने पार कर लिया और इसलिए हम नारा दे रहे हैं कि तीसरी बार मोदी और भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंच
पहुंचाएंगे, ये बात उन्होंने कहा। उसकी सामर्थ्य अगर कहीं है तो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के भीतर कोई विश्वास करेगा? हम सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मांग करते हैं, उद्योग धंधों की मांग करते हैं, लेकिन तो भारत की अर्थव्यवस्था का की जो ताकत है या तो वो खेत में है या फिर मातृ शक्ति के समूहों में ये प्रधानमंत्री करते हैं। उसने कहा कि जाति की परिभाषा को बदल दो। अब वो जातियां नहीं, अब जाति है युवा, जाति है महिला, जाति है किसान और जाति है गरीब। गरीब को देने के लिए जितनी चीजें मैं कहूंगा मुझे चक्कर लग जाएगा, वो आप जानते हैं। वो मुफ्त राज से लेकर जितनी भी सुविधाएं आम आदमी को मिल रही है, ये गरीब को सब समर्थ बनाने लगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा। जो आखिरी में रह गया, पंक्ति में सबसे पीछे रह गया, अगर उसको बराबरी बनाकर खड़ा किया तो राजनीतिक धर्म पूरा होगा। हमारी सरकार महाराष्ट्र में हो, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, हिमाचल में हो या जहां पर भी हो, लेकिन हम काम करते तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार पे, और उसी का परिणाम है कि हम काम करते समय ये नहीं देखते जिसने हमको वोट दिया है ये किस पार्टी का है, किस धर्म का मानने वाला है, हम इसका विचार नहीं करते। और इसलिए गर्व होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति ऐसी नहीं है। हम पे कितने आरोप करें, हम मुसलमानों से वो करते हैं, बाकी से करते हैं, वही प्रधानमंत्री आवास किसको मिले, अगर आप पूछो तो हमने किसी से परहेज किया? जब पानी हमने हर घर में पहुंचाया तो क्या हमने किसी का परहेज किया? आरोप लगाने वाले आरोप लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मार्ग में कोई तब्दीली नहीं है। शुक्रवार बड़ी संख्या में दिया नौजवान ने मेरा मुझसे विनती करना चाहता हूं कि हमारा रास्ता भी छोटा नहीं है। प्रधानमंत्री ने 2047 की कल्पना दी है कि आजादी के 100 वर्ष बाद भारत कैसा होगा। हमारे हर घर में पानी हो, हर घर में बिजली हो, गैस का कनेक्शन हो, रहने की साफ सुरक्षित जगह हो, हमारे खेल संपन्न होने वाली पीढ़ी की जिंदगी हमसे बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आपको एक चेतावनी में देता हूं, हम सावधान रहें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक हमारे अग्रज और पूर्वज थे जिन्हें देश की आजादी के बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर के उस नियमों को ध्वस्त करने के लिए अपना बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जैसे लोगों ने। लेकिन उसके बाद भी भारत की स्वतंत्रता बची थी। 70 साल भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के लोगों ने इंतजार किया। हमारी सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन हमने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। तो धारा 370 मोदी की रहते खत्म हो गई, लेकिन हमको 70 साल का इंतजार करना। हमारे मुद्दे 70 साल तक इंतजार कर सकते हैं किसी एक संकल्प के लिए। 2047 दूर नहीं है। हमें 24 साल के रास्ते के बारे में सोचना चाहिए। हमें तय करना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। लगातार जीत हमें इसलिए जरूरी है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे लोगों ने तो 500 साल का इंतजार किया, लेकिन किसी को पता नहीं। इनमें बहुत सारे लोग होंगे जो अयोध्या गए होंगे, कभी कार सेवा में गए होंगे, लेकिन हम कितने भाग्यशाली लोग। 500 साल से ज्यादा इस संघर्ष में 4 लाख से ज्यादा बलिदान हुए हैं, लेकिन वो रामलला को अयोध्या में स्थापित नहीं देख पाए। हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई और नहीं है। हम रामलला को अयोध्या में स्थापित देख रहे हैं, हमसे ज्यादा किस्मत वाला कोई करते नहीं। तो ये सच्चाई। लेकिन यदि हमने इन बातों को ध्यान में नहीं रखा तो मैं सिर्फ नहीं कहूंगा कि दीनदयाल जी ने एक बात कही थी। अभी तक तो हम इन्हीं बातों की गिनती करते हैं, सड़क कैसी है, बिजली है कि नहीं, गैस कनेक्शन है कि नहीं, रेलवे की सुविधा है कि नहीं, हवाई जहाज की है कि नहीं। शरीर के लिए जो सुख चाहिए वो सब पूरे होने को है, वो मिलेंगे भी, आने वाली पीढ़ी को और बेहतर मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि शरीर के सुख पूरे हो जाने से क्या मन का सुख पूरा हो जाएगा? दीनदयाल जी की बात कही, उन्होंने कहा था कि शरीर के सुख पूरे हो जाए तो भी मन का सुख बाकी बचेगा। और इसलिए मैं उदाहरण देकर पूछता हूँ, अयोध्या में मंदिर बना, रामलला विराजे, इसमें आपके शरीर का सुख नहीं है, ये आपके मन का सुख है, जो आपको आगे के लिए नहीं देता, तो बाकी चीजें नहीं देता। आप गए होंगे या नहीं गए होंगे,
लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर सनातन की परंपरा को मानने वाला कोई व्यक्ति होगा, उससे सहयोग किया हो या न किया हो, लेकिन उसके मन का सुख है कि रामलला 500 साल बाद अयोध्या में प्रसन्न है। लेकिन अगर मन का सुख पूरा हो जाए तो क्या बुद्धि का सुख पूरा हो जाए? तो बुद्धि का सुख अलग सुख है, और उसके आगे आत्मा का सुख भी। इसलिए राजनीति करने वाले को सब शरीर के सुखों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात इंडिया बताता है भारतीय जनसंघ के समय में भारतीय जनता पार्टी ने किसी सिद्धांत को मानती है, तो मेरे कार्यकर्ताओं से मैं ये विनती करता हूँ कि मित्रों, हमारी राजी और नाराजी का कोई मायने नहीं। हम आने वाली पीढ़ी को उससे बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत माता दुनिया में विश्व के पद पर बैठे, इसके लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। पूरी दुनिया आज मोदी के नाम के सामने झुकती है। हमने कोरोना को करके दिखा दिया, जो हमारी सामर्थ्य से परे था, लेकिन हमारे विचार की ताकत थी। हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे संत मनीषी आप तो इस धरती पर पैदा हुए हैं, यहाँ देखो संत मनुष्यों की साधकों की धरती, यहाँ पर परोपकार के लिए न जाने कितने चीजें आपके सामने होंगी, लेकिन परोपकार क्या है? परोपकार यही था, हमारे संतों ने कहा था कि अगर 2 रोटी हो, एक भूखा दिखे तो एक उसको दे देना, एक से अपना काम चला। हमने कोरोना को करके दिखा दिया। हम 140 करोड़ की आबादी के देश है। पूरी दुनिया जब कोरोना को करा रही थी, 150 देशों को अगर किसी ने औषधियां दी, तो दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक ही देश है, उसका नाम है भारत, जिसने 150 देशों को चलाया। उस समय कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि हमको जरूरत, लेकिन वो 150 देशों को दवाइयां पहुंचाने का परिणाम है। अमेरिका ये काम नहीं कर सका, रूस ये काम नहीं कर सका, जर्मनी और जापान नहीं कर सके, जो काम भारत कर रहे। और उसके बाद आपने वैक्सीन बनाई, तब दुनिया ने कहा कि हमें चीन की वैक्सीन नहीं चाहिए, हमें भारत की वैक्सीन चाहिए। फिर तो ये चीजें हैं जो हमें ताकत देती है, लेकिन हम इसकी तरफ अगर सोचेंगे नहीं, और इसकी ताकत अगर कहीं से मिली है, ये भारतीय संस्कृति की ताकत है। अगर पैसा कमाने की नियत होती तो शायद हम इतना यश प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे। हमारे मनुष्यों ने हमको ये नहीं सिखाया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया हमारा परिवार है, अगर कोई संकट में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। इस भाव से अगर भारत ने मदद की तो आज पूरी दुनिया के विचार को मान के सकता है। ये सच्चाई है। हमने दुनिया की तो तमाम जगह जहां पर मोदी जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री पहले भी जाते थे, देश के प्रधानमंत्री अब भी जाते हैं, वो फर्क टीवी पर आपको दिखता है, पहले तो दिखता नहीं था। आज हम सब अपनी आंखों से देखते हैं, और इसे मैं सिर्फ यही आग्रह करते हुए आपसे अपनी बात खत्म करता हूँ कि हम सब एक बार एक सकारात्मक भाव से सोचें कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। बस 2 ही प्रार्थनाएं करना है। मान लीजिए आज से चुनाव शुरू हो गया, 15 दिन 17 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। मैं मंत्री आज हूँ, जब आचार संहिता लग जाएगी तो हमारे सबके अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, होंगे मंत्री, लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं। ऐसे कार्यकर्ता के साथ में होगा, हमारा संगठन है, वो काम करेगा। लेकिन मैं अगर पूछूं कि आज से 45 दिन बाद अगर इस लोकसभा का मतदान होना है, या आचार संहिता से 45 दिन बाद हम यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ता का डाली में उन 45 दिनों का हिसाब रखें कि मैंने 45 दिन में कितना पार्टी को दिया। 2 घंटे दिए तो 2 घंटे लिखिए, 4 घंटे दिए तो 4 घंटे लिखिए, दिन दिया तो दिन लिखिए, रात दिए तो रात भी लिखिए। 45 दिन बाद जब वोट पड़ जाए तो अपने मंडल अध्यक्ष को या अपने जिला अध्यक्ष को लिखकर भेज देना कि मैंने 45 दिन में कितने घंटे पार्टी के लिए दिए। मैं दावा करता हूँ जब पेटियां खुलेंगी तो परिणाम वही निकलेंगे जो आपने मन में सोचा हो। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता की ताकत कि हम जब चाहे अपना बदल देते हैं। मेरे बारे में कहा गया कि मैं 4 अलग अलग जगह से लड़ा, ये सच्चाई है। तो 3 तो उसमें महाराष्ट्र की बॉर्डर पर नहीं थे, मैं 4 जगह से नहीं जीता हूँ, 3 जगह से जीता हूँ, लेकिन 5 चुनाव जीता। लेकिन मैंने भी एक इतनी छोटी उम्र से 28.5 साल में पहला चुनाव लड़ा था। 89 में मैं पहला चुनाव लड़ा था। आज मैंने अपने जीवन में 9 चुनाव लड़ लिए, 8 लोकसभा के और 1 विधानसभा। पहली बार विधायक
प्रदेश सरकार का मंत्री बनाया, एक कार्यकर्ता की ताकत, एक पार्टी की ताकत। मित्रों, और दूर तक अगर हम नहीं देख पाते, अगर पार्टी ने मुझे यहाँ नहीं पहुंचाया होता तो मैं क्या इतने लोगों को दर्शन कर पाता, इतने लोगों से परिचय कर पाता? मैं लाखों रुपया खर्च करता तब भी आप नहीं आते थे जाता। इसलिए पार्टी की सामर्थ्य को कम आता है। और जो जहां पर है, अगर मैं मजदूरी करता हूं तो स्वाभिमान के साथ उस क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए। अगर मैं किसान हूं तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए। अगर मैं मातृशक्ति के क्षेत्र में प्रगति करता हूं, लेकिन चीजें मेरी टिप्स पर होनी चाहिए। अगर मजदूर की समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समाधान किया। यदि आपको मालूम है तो आपको दरवाजे से वापस नहीं आना पड़ेगा। जिन वामपंथियों की चर्चा यहाँ हो रही थी वो खत्म क्यों हुई? वो खत्म इसलिए हुए कि उन्हें नारे लगाए, समाधान नहीं दिया। मैं इस मंच से कहता हूँ, मैं 4 साल मजदूरों का काम करता था राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। जो हमने 2012 में अपना चार्टर बनाया था, मेरे जैसे लोग गर्व करते कि 14 में मोदी प्रधानमंत्री बने और 2015 में हमारा बनाया हुआ चार्टर 100% इम्प्लीमेंट कर दिया। ये मोदी का कमाल है। वो जो काम कभी पूरे जीवन में पब्लिश नहीं कर सके, अगर कोई हो तो मैं कहता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो काम 60-70 साल में कम्युनिस्ट नहीं कर सके, वो काम मोदी ने 1 साल में करके दिखाया। और जो अनपढ़ गरीब का मेहनत का पैसा था, उसके खाते में जाने लगा यूनिक आइडेंटिटी नंबर। फिर उस मजदूर को देकर मोदी ने एक बार में तमाम बिछोलियों को खत्म कर दिया। अन्यथा जानते हैं आपका क्या था जब फैसला? दिल्ली जैसी जगह में इस गरीब आदमी के पीएम का पैसा 27,000 करोड़ अनक्लेम पड़ा था। 27,000 करोड़ आज से 20 साल पहले। आप कल्पना करते हैं, ये पसीना बहाने वाले मजदूर का पैसा था जो उसके खाते में कभी नहीं जा सकता। हमने वो अधिकार उसको दे दिया, लेकिन उस तक हमने वो संदेश नहीं पहुंचा पाया। शायद ये संदेश पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए। ये मुंबई, यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई में यहाँ 21,000 करोड़ रुपया पीएम का अनक्लेम था। ये सच्चाई है तो, लेकिन चीजें जब जमीन से निकल कर आती है और जब आप जमीन पर खड़े होकर समस्याओं का समाधान खोजते हो तो निश्चित रूप से आपको उसका रास्ता मिलता है। आप भाग्यशाली लोग हैं कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। जो आप नीचे बैठे हो या ऊपर बैठे हो, हम सब कार्यकर्ता हैं। उसी कार्यकर्ता के नाते मुझे आपके बीच में पहुंचाया। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी देर इंतजार करके, मैं कभी लेट नहीं चलता, लेकिन गलती तो भले किसी की हो, लेट कर पहुंचा हूँ तो क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत